Hi, I'm going to discuss chemistry part of your paper. So करते हैं स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि इन अ रिएक्शन 2KClO3 प्लस 2KClO3 गोज टू 2KCl प्लस 3O2. आपके पास जो रिएक्शन है वो ये है 2KCl प्लस 3O2. इसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है और आपको इसका अमाउंट दिया गया है. ये हमको कितना दिया गया है? 36.75 ग्राम 36.75 ग्राम ऑफ KClO3. और जब ये डिकम्पोज होगा तो इससे जो ऑक्सीजन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा NTP पे. तो NTP पे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर एक मोल बना गैस का तो वॉल्यूम कितना बनेगा? वॉल्यूम बनेगा 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमको मिलेगा 22.4 लीटर 1 मोल से बनता है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है? बेसिकली हम ये फाइंड करेंगे कि जब KClO3 का 36.75 ग्राम जो इसका मास है वो डिकम्पोज होगा तो कितने मोल बनेंगे ऑक्सीजन के. और चूंकि एक मोल का वॉल्यूम NTP पे गैस का 22.4 लीटर होता है तो जो मोल बनेगा उससे कितना वॉल्यूम बनेगा. तो करना क्या है, हमको उस मोल निकाल के मल्टीप्लाई करना 22.4 का, हमको वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है, तो ये करने के लिए आपको पहले इसका मोल फाइंड करना पड़ेगा और मोल फाइंड करने के लिए इसका आपको पहले मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा. तो KClO3 का जो मोलर मास निकल के आता है, K के लिए 39, Cl के लिए 35.5 एंड ऑक्सीजन का होता है 16 × 3. राइट, सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल. और अगर आप इसके मोल निकालना चाहते हो KClO3 का, तो मोल जो आपका बनेगा वो होता है मास 36.75 डिवाइड बाय मोलर मास 122.5. सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा ये 0.3 मोल. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में KClO3 के मोल हमको जो मिले हैं वो मिले हैं 0.3. ठीक है, अब इन 0.3 मोल से कितना O2 बनेगा हमको ये निकालना है. इसके लिए वापस से लिखते हैं रिएक्शन 2KClO3, ये बनेगा 2KCl प्लस 3O2. देखिए यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 3. तो मैं कोफिशिएंट देख के ये बोल सकता हूँ कि अगर इसका 2 मोल कंज्यूम हुआ तो इसका 3 मोल बनेगा ऑक्सीजन का. ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन में अगर 1 मोल कंज्यूम होता तो कितना बनता? फिर 3/2 बनता, बिकॉज 2 से बनता है 3 तो 1 से बनेगा 3/2. और एक्चुअल में कितना कंज्यूम हुआ है? 0.3 मोल कंज्यूम हुआ है. तो जो मोल बनेगा वो बनेगा 3/2 × 0.3, आपको मिलेगा 0.9 डिवाइड बाई 2 या 0.45 मोल. राइट, क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है तो 0.45 मोल का मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा. तो वॉल्यूम इन लीटर एट STP और NTP विल बी 0.45 × 22.4. सोल्व कर लेंगे इसको 10.02 लीटर. आई थिंक आपका आंसर आएगा. तो इसमें जो दिया गया है, ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हो ये आपको आंसर मिल जाएगा डी. ठीक है, 10 लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट चेंज द pH ऑफ वाटर ऑन एडिशन. मतलब आपको यहाँ पे देखो 4 सॉल्ट दिए गए हैं. पहला है सोडियम साइनाइड दैट इज NaCN. दूसरा हमारे पास है सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl. तीसरा हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 एंड फोर्थ वन इज सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3. ठीक है, देखिए सॉल्ट जो बनता है वो एसिड और बेस के मिलने से बनेगा. ठीक है, और सपोज मेरे पास सॉल्ट जो सिंपलेस्ट सॉल्ट है वो है NaCl. मान लीजिए मैं NaCl का यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ. तो NaCl में अगर आप देखोगे तो इसमें एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक हमारे पास होता है एनायनिक पार्ट. तो जब आप HCl में NaOH मिलाओगे, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, इससे हमको मिलेगा सॉल्ट दैट इज NaCl. और ये जो आपके पास सॉल्ट मिला है इसमें आप देख सकते हो जो बेसिक पार्ट है, जो बेस है वो आपको Na+ देगा, जो एसिड है वो आपको Cl- देगा. मतलब जो होता है कैटायन वो हमको मिलता है बेस से और जो होता है हमारे पास एनायन वो मिलता है हमको एसिड से. ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज हाइड्रोलाइसिस. उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर जो एक्सप्लेनेशन होगा मैं आपको वो दे रहा हूँ यहाँ पे. वो ये है कि जो सॉल्ट बन रहा है वो आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है या वीक एसिड से बन रहा है. ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारे पास जो सॉल्ट बना है या फिर जो हमने एसिड या बेस यूज़ किया है उनका नेचर कैसा है.
ठीक है। तो जो NaCN है, जब ये बनेगा कैसे, NaCN को बनाने के लिए जो चाहिए होगा मुझे वो NaOH चाहिए, राइट, बेस चाहिए होगा, तो NaOH चाहिए होगा और साथ में क्या चाहिए होगा मुझे, HCN चाहिए होगा, दैट इज एसिड, राइट। तो इससे आपको मिलेगा CN, इससे मिलेगा आपको Na, वाटर भी बनेगा साइड में, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सॉल्ट फॉर्म करने के लिए आपको NaOH चाहिए और HCN चाहिए, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCN वीक एसिड होता है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे, क्योंकि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा और pH जो होगा इसका वो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन, सॉरी बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपका जो आप बोल सकते हो क्लास 11 में जब आप आओगे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा उस टाइम पे, ठीक है। देखिए NaCN में क्या होता है, आपके पास एक कैटायन है, एक आपके पास एनायन है, तो इसमें जो पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आता है एक्चुअल में उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? रिएक्शन विद वाटर। कोई भी कैटायन या एनायन वाटर से रिएक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एक मैं सिंपल चीज आपको यहाँ बोल देता हूँ, वो ये है कि अगर वो कैटायन या एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा वाटर से। हाँ, अगर वीक से आ रहा है तो रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं Na को डालता हूं पानी के अंदर, Na प्लस को, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन Cn माइनस अगर वाटर में गया तो ये रिएक्शन कर लेगा और वाटर में आपको OH माइनस प्रोवाइड करके देगा। तो ये एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन होता है कि क्यों बेसिक आता है सॉल्यूशन, ठीक है। बट हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो डोमिनेट कौन होगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट होगा, जिसकी वजह से जो pH होगा हमारा 7 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस टाइम, ठीक है। क्लास 11 में सीखोगे ये सब चीज़ें। तो अभी मैं वापस इस पे आता हूँ, स्ट्रॉन्ग वाले और वीक वाले पार्ट पे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो सॉल्ट आपके पास वो है NaCl, और NaCl में आप देखोगे तो जो बेस है वो NaOH होगा और जो एसिड है वो HCl होगा, ठीक। देखिए NaCl में जो बेस है वो NaOH होगा और जो Cl माइनस वो HCl से आएगा एसिड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी डोमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ना तो एसिडिक बनेगा ना बेसिक बनेगा। तो pH कितना रहेगा इसका? 7 ही रहेगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। बेस तो हमारे पास NaOH ही है, जो एसिड है HCO3, ये आपको मिलेगा H2CO3 से, जो कि आप बोल सकते हो कार्बोनिक एसिड है, राइट, जो कि वीक होता है, ठीक। ये एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट सॉल्ट जब बनेगा तो एसिड तो हमको चाहिए, बेस भी हमको चाहिए। बेस हमारे पास NaOH है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो हमारे पास एसिड है वो वीक एसिड है। सेम कहानी यहाँ पर है, इसके लिए भी सेम एसिड और सेम बेस यूज हुआ है, NaOH और प्लस H2CO3, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों Na रिप्लेस हो गए हैं, यहाँ पे दोनों H रिप्लेस हो गए हैं, तो Na2CO3 बन जाएगा, और जब आप केवल एक H रिप्लेस करोगे तो NaHCO3 बन जाएगा। एसिड हमारे यहाँ पे सेम यूज होगा, दोनों ही वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे दोनों में है। क्योंकि दोनों ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है, इसीलिए इसका pH भी क्या आएगा? 7 से ज़्यादा आएगा। तो अगर आपने इसको और इसको पानी में डाला तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? इसका बेसिक बन जाएगा। और आपने अगर इसको डाला पानी के अंदर तो सॉल्यूशन में जो pH रहेगा वो 7 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे किसी भी पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, या बेटर बोला जाए ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसीलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% एंड 50% ऑफ द रिएक्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपको निकालना है x% होने में, x% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो ये है कि 2.303 डिवाइड बाय k इज रेट कांस्टेंट, log 100 डिवाइड बाय 100 माइनस x। अब जितना आपको परसेंट का निकालना है वहाँ पे हम लोग x की जगह पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे रेशो निकालना है। रेशो किसका निकालना है? कंप्लीशन फॉर 99.9% एंड 50%। तो मैं करूँगा t 99.9% डिवाइड बाय t 50%, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 2.303 डिवाइड बाय k log
ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 माइनस ये वाला पार्ट 99.9 डिवाइड बाय सेम 2.303 डिवाइड बाय के। लॉग के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स क्या है यहाँ पे 50 है, यहाँ पुट कर देंगे इसको 50। देखो वाला पार्ट तो कट जाएगा पूरा का पूरा, तो लॉग बचेगा ऊपर कितना 100 डिवाइड बाय 0.1, ये बन जाएगा लॉग 1000 और ये बचेगा आपके पास लॉग 100 बाय 50, ये हो जाएगा लॉग 2। लॉग 1000 का वैल्यू होता है 3, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, ये आपको आंसर देगा आपको 10। तो जो रेशो निकल के आ रहा है हमारे पास निकल के आ रहा है 10, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एलिमेंट हैव नियरली द सेम दैट इज एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक लिखा हुआ है बट समझ में आता है एटॉमिक रेडियस होगा ये। चलिए बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर, और ये 3D सीरीज है या बेटर बोला जाए, ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल की सीरीज है। ठीक है, इसमें जो साइज का अगर मैं ग्राफ की बात करूं जो निकल के आता है 3D सीरीज का जो साइज का ऑर्डर होता है, बेसिकली साइज यहाँ लेता हूँ मैं और एटॉमिक नंबर यहाँ ले रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो कुछ पार्ट है यहाँ तक, ये पहले जो साइज़ है वो डिक्रीज हुआ है, उसके बाद साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब साइज़ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इस पोर्शन में इस पार्ट में दो एलिमेंट आते हैं दैट इज कॉपर एंड जिंक, इनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है, और यही पैटर्न देखने के लिए मिलता है आपको 4D सीरीज में भी और 5D सीरीज में भी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हो क्यों रहा है, तो आपको पता होगा एक टर्म होती है जो आप पढ़ते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि साइज कम होने का ट्राई करता है वहाँ पे, और रिपल्सन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए जब आप डी सीरीज की बात करते हो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s में नहीं जाके 3D में जाता है, या फिर इस सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, मतलब ns में नहीं जाके n-1d में जाता है, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो जब भी आप लिखोगे, सपोज मुझे लिखना है आयरन, तो ये होता है 4s2 3d6, इससे पहले होता है आर्गन, ये होता है कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। तो आउटर मोस्ट शेल इज 4, बट जा रहा है इलेक्ट्रॉन लास्ट आउटर मोस्ट जा रहा है 3 के अंदर, तो 3D में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा, 4s में नहीं भरेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा आता है। खैर, तो मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, मैं बस आपको सिंपल इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ डी के शील्डिंग पुअर होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो भी एक कम में फिल होता है, जिससे रिपल्सन बढ़ता है। तो यहाँ पे रिपल्सन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो इस पार्ट में अगर इस पार्ट की बात की जाए, साइज जिसमें साइज कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ना, ये ज़्यादा होता है रिपल्सन से। तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इस पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अट्रैक्शन और जो रिपल्सन है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेडियस है वो कम होना रुक जाता है। और इस पार्ट में, ठीक है, जो रिपल्सन है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अट्रैक्शन से, जिसकी वजह से साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सन बड़ा हो जाएगा, किससे, अट्रैक्शन से, तो साइज बढ़ेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और इसी रेंज में पड़ते हैं हमारे पास ये कौन कौन से, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर, इसीलिए यहाँ पे साइज जो आएगा वो नियरली सेम रहेगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की बात की जाए, ऑप्शन बी में क्या होगा, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है एंड सीजियम है, ये डाउन द ग्रुप बात कर रहा है। ठीक है, आप अगर देखो ग्रुप नंबर 1 की तो आपको मिलेगा सोडियम ऊपर, पोटेशियम, ठीक है, एंड देन रूबिडियम एंड सीजियम। टॉप टू बॉटम जो हम आते हैं तो आपको पता है सेल बढ़ता है, इसमें अगर 3 सेल होते हैं वैसे तो, ठीक है, इसमें 4 सेल हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा क्योंकि सेल बढ़ेगा, थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 सेल हो जाएंगे, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, राइट, इस तरह से। तो जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उतना साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी नहीं होगा। सी की बात की जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये हम लोग लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, और पी ब्लॉक की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नॉट पी, सॉरी, टू नहीं, सेकेंड पीरियड हम बोलेंगे बेटर होगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, जब आप लेफ्ट राइट आते हो तो हम जो साइज है वो कम होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, जब आप लिथियम से बेरिलियम में जाओगे तो आप एक
इलेक्ट्रॉन भी ऐड करोगे, बिकॉज इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन है वो ऐड होगा न्यूक्लियस के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो रिपल्शन दिखाता है थोड़ा बहुत। जब प्रोटॉन ऐड करते हैं हम लोग सेंटर में तो वो अट्रैक्शन शो करता है और प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से। तो अगर अट्रैक्शन 1 से आ रहा है, आपने क्या किया है अभी, एक यहाँ पे प्रोटॉन ऐड कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। आपने जैसे इसमें एक प्रोटॉन और ऐड किया तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो जाएंगे अभी और यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखा ये गया है कि जब आप सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ठीक है, तो ये 0.35 की पावर से रिपेल करता है। 0.35 पावर में क्या बोल रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर एक प्रोटॉन की 1 है, राइट, यूनिट में 1 पकड़ रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप एक प्रोटॉन बढ़ाओगे तो वो खींचेगा उसको 1 से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 से रिपेल कर देगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा अंदर की तरफ वो हो जाएगा 0.65, राइट। तो आप जब एक प्रोटॉन ऐड करोगे और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे भी हम आएंगे तो इस पर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, अगेन आपने एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो रिपेल करेगा, थोड़ा साइज अगर रिपेल करेगा तो साइज बढ़ने का ट्राई होगा, लेकिन जब आपने यहाँ पे आपने जो प्रोटॉन ऐड किया है वो छोटा करने का ट्राई करेगा। तो प्रोटॉन की पावर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की पावर काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है 0.35 से, जबकि प्रोटॉन है वो करता है अट्रैक्ट 1 से, तो जो नेट अट्रैक्शन आएगा 0.65 आएगा। तो आप जब आगे बढ़ोगे तो 0.65 जेड इफेक्टिव बोलते हैं हम उसको, ठीक है, इस गैप का अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा साइज कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका आंसर में सी नहीं आएगा, बिकॉज साइज यहाँ पे कम होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका देखोगे तो FCl Br I अगेन ग्रुप में है, जितना ठीक है, F आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और Cl थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो आप ग्रुप में नीचे आ रहे हो, साइज हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आपका ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है Which of the following has the maximum number of unpaired electrons? अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो और सपोज ये आपके पास पी सब शेल है, आपने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे फिल किया 3, ठीक है, तो ये तीनों अनपेड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का बना हुआ है ऐसे, तो ये तो पेयर्ड हो गया, तो 2 आएंगे अनपेयर्ड। अगर ये भी पेयर्ड हो गया तो एक आएगा अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है Ti3+। Ti3+, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ सब शेल। तो मैं लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सब शेल। Ti3+, एटॉमिक नंबर इज 22, तो पहले मैं लिखूंगा 22 का, उसके बाद 3 बाहर निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा आपके सामने आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए, 4s2 3d2, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ti। चूँकि मुझे यहाँ पे 3 बाहर निकालने, 3+ का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो डी में है, लेकिन पहले बाहर निकालना होता है हमको एस से। तो बिकॉज हमको 3 बाहर निकालने हैं तो 2 यहाँ से बाहर जाएंगे, 1 यहाँ से बाहर जाएगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली ये तो Ti का हो गया, ठीक है। मुझे निकालना है Ti3+ का, तो 3 बाहर निकालने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आर्गन, 4s2 3d2 से 3 बाहर निकालूंगा मैं, तो 2 पहले यहाँ से बाहर जाएगा, 1 यहाँ से बाहर जाएगा, ये बन जाएगा 3d1। और 3d1 का मतलब ये है कि d में 1 इलेक्ट्रॉन है और d के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल। मतलब आप जब भरोगे इसको तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया जाएगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट इज अनपेयर्ड, ठीक है। तो इसके पास 1 अनपेयर्ड होगा। बात करता हूँ मैं V3+ से। V3+, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका होता है, पहले हम काम करेंगे वेनेडियम पे, ये होता है आर्गन 4s2 3d3, ठीक है, 4s2 3d3। और चूंकि मुझे निकालना है, काम करना है V3+ पे, तो यहाँ से भी 3 बाहर निकालने हैं, तो ये S तो बाहर निकल जाएगा, 2 जाएंगे S से, 1 जाएगा D से, ये बचेगा 3d2, ठीक है। तो अब यहाँ पे D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, D में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 यहाँ फिल हो जाएगा, 1 यहाँ फिल हो जाएगा। पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सब में एक ना आ जाए, ठीक है, ये एक रूल है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हुंड्स रूल। ओके, नाउ बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये रहे। अनपेयर्ड, इसके पास 1 अनपेयर्ड था, इसके पास 2 अनपेयर्ड है,
तो आपके पास इसमें 2 अनपेड आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं Fe2+ से। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं आयरन से, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, अब चूंकि मैं मुझे काम करना है Fe2+ पे, तो 2+ से क्या होगा, ऐसे बाहर निकालूंगा दोनों, तो 3d6 बचेगा। डी में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको फिल करके ट्राई करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो Fe2+ में 4 अनपेड आएगा। अब मेरे पास एक और है, दैट इज Fe3+। तो आयरन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 4s2 3d6। क्योंकि मुझे काम करना है Fe3+ पे, तो 3+ के लिए क्या होगा, 3+ के लिए 2 यहाँ से बाहर जाएगा, एक यहाँ से बाहर जाएगा, ये हो जाएगा 3d5। और डी से मुझे बाहर निकालना है 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी डी से बाहर निकाला मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, बचे 5। तो 5 मुझे फिल करने हैं, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। तो आप देख सकते हो पाँचों के पाँचों जो हैं वो क्या है, हमारे पास सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट इज मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है, इसलिए आपको जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। जो Ti3+ है, इसके पास 1 अनपेड, बी के पास 2 अनपेड, इसके पास 4 अनपेड, इसके पास 5 अनपेड, मैक्सिमम किसके पास है, डी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज जनरली सीन इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहला है एटॉमिक साइज का, और मैंने आपको बताया था एटॉमिक साइज में थोड़ी देर पहले, अभी एक्सप्लेन किया है। एटॉमिक साइज में जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं, जनरली क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और प्रोटॉन भी साथ में ऐड करोगे, बिकॉज जब आप एक एलिमेंट से दूसरे पे जंप करोगे, सपोज लिथियम से आप बेरिलियम पे जा रहे हो, तो लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास है 3 प्रोटॉन, बेरिलियम के पास है हमारे पास यहाँ पे अगेन 4 प्रोटॉन, राइट। तो आपने जैसे ही आगे जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक प्रोटॉन ऐड किया, और जब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल में और प्रोटॉन ऐड होगा सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन अगर 1 की पावर से अट्रैक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है बाहर वो रिपेल करेगा 0.35 की पावर से, मतलब 0.65 नेट अंदर की तरफ काम करेगा, जिसकी वजह से साइज होगा बेरिलियम का वो कम हो जाएगा लिथियम से। ठीक है, तो लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज हमारा क्या होता है, कम होता है। तो ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो साइज तो हमारा कम होगा जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे। तो इसमें आप बोल रहा है, ठीक है, एक और यहाँ पे टर्म दिया गया, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, वो समझ लेते हैं क्या होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन है जब आप एक आइसोलेटेड गैसेस एटम, व्हाट इज आइसोलेटेड मतलब क्या है इसका मतलब बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, वो अकेला है। सपोज बात किया सोडियम का, ठीक है, ये अकेला एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल से आपको पता है इसमें होता है 2 8 1, राइट। तो अगर मुझे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। अब चूंकि ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी का फर्क क्या पड़ेगा लेफ्ट राइट आने से। अब सपोज मुझे यहाँ से एक, मेरे पास एलिमेंट इतना बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, एक इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप खुद देखो, राइट, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, कम है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हमारे पास ज़्यादा है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना अट्रैक्शन अच्छा होगा, और जितना अट्रैक्शन अच्छा होगा इतना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा ईजी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर साइज छोटा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन इज मच हायर। इलेक्ट्रॉन एटम अगर बड़ा है तो चूंकि अट्रैक्शन में इतने अच्छे से नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कम चाहिए होगा एनर्जी और यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगा एनर्जी। सिंस जब हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट जाएंगे, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं टेबल के अंदर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी बोथ इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। हम बात कर रहे हैं पीरियड के अकॉर्डिंग, राइट। तो साइज तो कम हो रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, तो आपके जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एन excess of NaOH solution is added gradually to ZnSO4, ठीक है, which of the following will happen। तो इसमें आपको की टर्म पकड़ना है, दैट इज excess of NaOH है। अगर यहाँ पे excess नहीं होगा तो क्या होगा, excess है तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ। ZnSO4 को अगर आप यूज़ करते हो NaOH के साथ, ये फॉर्म करेगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2
H2SO4, ये तो घुल जाएगा पानी के अंदर, ये होता है सोल्यूबल। लेकिन जो आपके पास ZnOH होल ट्वाइस है, ये PPT बना के देगा और PPT होगा वाइट कलर का, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से। लेकिन चूंकि NaOH एक्सेस में है तो ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा ZnOH होल ट्वाइस के साथ, ठीक है, और बना के देगा आपको Na2ZnO2 एंड 2H2O। और ये जो आपके पास बना है आपके पास कंपाउंड, ये सोल्यूबल होता है। तो पहले तो वाइट कलर बनेगा, PPT बनेगा वाइट कलर का, उसके बाद चूंकि एक्सेस में है NaOH तो घुल जाएगा वापस से, ठीक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच डज नॉट डिसॉल्व, ये गलत है। एक ग्रीन तो बनेगा ही नहीं, नो ऑब्जर्वेबल चेंज ऑकर्स, ये भी गलत है, आपका आंसर डी हो जाएगा, बिकॉज ए वाइट PPT इज फॉर्म्ड विच डिसॉल्व्स इन एक्वस इन एक्सेस NaOH, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग series of transition metal ions all metal ions have 3d2 electron configuration। ये फिर से आपको लिखना पड़ेगा configuration in terms of subshell, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, लिखते हैं। आपके पास जो मेटल्स हैं वो टाइटेनियम है, तो मैं पहले लिखूंगा इनका कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखूंगा इनके आयन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर बात किया टाइटेनियम की, ये होता है आपके पास आर्गन 4s2 3d2। आपका वेनेडियम है, ये होता है आर्गन 4s2 3d3। नेक्स्ट वन इज क्रोमियम, ये होता है आर्गन 4s1 3d5, एक्सेप्शनल केस है। फिर हमारे पास है Mn, ये होता है 4s2 3d5, राइट। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जब हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले जो आपको इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकालने होंगे S से एंड देन D से। तो मेरे पास इस पूरे के पूरे ऑप्शन में Ti प्लस है, Ti2 प्लस है, Ti3 प्लस है एंड देन Ti4 प्लस है। और मैं चेक ये करना है कि किस में मुझे 3d2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं +1 की बात करता हूँ Ti प्लस की, तो एक बाहर जाएगा यहाँ से 4s1, ठीक है। बोल रहा है कि हैव 3d2 कॉन्फ़िगरेशन, तो 4s1 ये बनेगा 3d2। उसके बाद अगर बात करता हूँ Ti3 प्लस की, तो Ti3 प्लस में क्या होगा, एक दो यहाँ से बाहर जाएंगे, एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3d1, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। Ti2 प्लस में क्या होगा, ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये बचेगा, तो हमको ये चाहिए था 3d2 हमको चाहिए, राइट। उसके बाद Ti4 प्लस में क्या होगा, दो यहाँ से बाहर जाएगा, दो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज कैटायन जब बनता है बाहर निकालना पड़ता है हमको इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से कुछ 4 बाहर निकालने पड़ेंगे, बिकॉज मेरे पास ये Ti4 प्लस है। पहला मेरे पास था Ti प्लस, दूसरा मेरे पास है Ti3 प्लस, तीसरा मेरे पास है Ti2 प्लस, लास्ट वन मेरे पास है Ti4 प्लस। मुझे रिक्वायरमेंट है 3d2 का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक बाहर निकालना है हमको, बिकॉज इसके पास +1 चार्ज है, तो यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये बनेगा 4s1 3d2। 3d2 हमारे पास यहाँ पे है जो हमको चाहिए, ये दे सकता है आपको आंसर। फिर हमारे पास करें Ti3 प्लस, तो Ti3 प्लस में क्या होगा, दो यहाँ से बाहर जाएगा, एक यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा 3d1 जो हमको नहीं चाहिए, ये आपका आंसर नहीं होगा। Ti2 प्लस में क्या होगा, दो यहाँ से बाहर जाएंगे, ये बचेगा, इसका मतलब ये आपको आंसर दे सकता है। और Ti4 प्लस में क्या होगा, दो यहाँ से बाहर जाएंगे और दो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा D0, राइट। तो ये आपको आंसर नहीं देगा, तो आपका आंसर या तो आएगा A से या आपका आंसर आएगा C से। तो हम यही चेक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं V4 प्लस से। अगर आपने V में से 4 बाहर निकाल दिया तो दो यहाँ से बाहर जाएगा और दो यहाँ से बाहर जाएगा, ये बनेगा 3d1 जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3d2, राइट। इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं V3 प्लस से, 3 बाहर निकालेंगे तो दो यहाँ से बाहर जाएंगे, एक यहाँ से बाहर जाएगा, ये बचेगा 3d2, राइट। तो हमको आंसर मिल जाएगा आराम से, तो आपका आंसर क्या जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कर सकते हो बाकी सब में आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो आपका आंसर है वो C होगा, ठीक। 24 पे आते हैं, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय। देखिए एल्यूमिनियम एक अच्छी मेटल है जिसका ऑक्साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में लेटेस्ट एनर्जी भी सबसे ज़्यादा इसी की होती है, Al2O3 की, ठीक है। इसका जो ऑक्साइड है वो होता है यहाँ पे Al2O3, जो कि इतना अच्छा ऑक्साइड है, इसको इजीली रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से या फिर सेल्फ रिडक्शन से। इसीलिए इसका रिडक्शन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, A आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सोडियम थायोसल्फेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको निकालना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, सल्फर का। तो मेरे पास कंपाउंड है Na2
H2S2O3, जिसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका मैं X मान लेता हूँ। मुझे पता है सोडियम बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को, मेटल है, इसका ऑलवेज +1 शो करता है कंपाउंड के अंदर, तो +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली, -2 होता है। तो अगर मुझे X निकालना है तो मुझको पता है कि जितना भी आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ईच एटम का ऐड करने के बाद 0 बनता है। बहुत सिंपल सा रूल है। देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि 1 का +1 है, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का मैंने x माना है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 1 का -2 है, 3 के लिए हो जाएगा -6, ऐड करने पे कितना आएगा, 0। यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, आपको मिल जाएगा +2, तो जो आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। 26, sulfuric acid is manufactured by the contact process in which sulfur dioxide reacts with oxygen in presence of a catalyst. If 5.6 moles of SO2 reacts with 4.8 mole of O2 and a large excess of water, the maximum number of moles of H2SO4 that can be obtained is। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है किसका, H2SO4 फॉर्म करने का। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, SO2 को यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये आपको बना के देगा SO3। ये होती है इक्वेशन। जो आपके पास SO3 बनता है, ये रिएक्शन करेगा वाटर से, आपको बना के देगा H2S2O7, जिसको बोलते हैं हम लोग ओलियम। अब ये जो H2S2O7 है, इसको अगर मैं डाल दूँ पानी के अंदर, ये आपको बना के देगा H2SO4 वापस से। ठीक है, तो 3 रिएक्शन हमारे पास हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो SO2 है, जो आपने यहाँ पे SO2 यूज़ किया है, उसके हैं 5.6 मोल, और जो O2 आपने यूज़ किया है पहले, उसका है 4.8 मोल। ठीक है, तो जब आपको दोनों का अमाउंट दिया जाए रिएक्टेंट्स का, तो आपको चेक करना पड़ता है पहले लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, वो ये है कि आप चेक करो मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, मोल गिवन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। इसका मोल दिया है 5.6, कोएफिशिएंट है 2, तो मैं डिवाइड लगाऊंगा 5.6 डिवाइड बाय 2, आपको मिलेगा 2.8। ये आपके पास मिलेगा मोल बाय कोएफिशिएंट। ये भी क्या, हम इसको निकालूं मोल बाय कोएफिशिएंट कितना आएगा, बिकॉज 4.8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये बनेगा 4.8। तो ऐसा करने से जो छोटा आएगा, राइट, वो आपका लिमिटिंग बनेगा। जैसे SO2 के लिए 2.8 आ रहा है मोल बाय कोएफिशिएंट, तो SO2 यहाँ पे लिमिटिंग है, और लिमिटिंग ही होता है जो बताएगा कितना बनेगा प्रोडक्ट। तो मैं इससे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इससे करूंगा। तो यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है 2, तो इसके 2 मोल से कितना बनता है, 2 मोल बनता है, तो इसके 5.6 मोल से कितना बनेगा, 5.6 मोल बनेगा। तो पहला काम क्या है, आपको लिमिटिंग चेक करना है। दूसरा काम क्या है, कितना बनेगा, लिमिटिंग बताएगा। तो हम चेक करेंगे कि लिमिटिंग के कितने मोल से कितना मोल बनता है। क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, अगर कोएफिशिएंट सेम हो ना किसी रिएक्शन के अंदर, तो मोल भी सेम आता है। तो इसका मोल अगर 5.6 है, इसका भी कितना आएगा, 5.6 आएगा। अब जितना आपका ये बना 5.6, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 5.6, ऐसे का ऐसा ही। और क्वेश्चन खुद बोल रहा है वाटर हमारा एक्सेस में है। अगर वाटर एक्सेस में है, ठीक है, तो लिमिटिंग ये बन गया, तो ये बताएगा ये कितना बनेगा। तो यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट आधा है, इसके मोल भी क्या बनेंगे, आधे बनेंगे। तो मैं बात करें मोल्स की कितना बनेगा, तो आप बोल सकते हो कि 2 से बनता है 1, तो 5.6 से कितना बनेगा, 2.8 बनेगा। ठीक है, और जब ये 2.8 मैंने यहाँ पे लिखा, ये फिर से एक्सेस में है। अब देखो इसका कितना कोएफिशिएंट है 1, इसका कितना कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट डबल है, तो मोल भी क्या आएंगे, डबल आएंगे। तो 1 से बनता है 2, 2 से कितना बन जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज 5.6 मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, आपका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि प्योर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है प्योर वाटर, आपको पता होना चाहिए प्योर वाटर के अंदर OH माइनस एंड H प्लस का अमाउंट हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर होगा, इसीलिए चूंकि H प्लस एंड OH माइनस बराबर हैं, तो H प्लस अगर ज़्यादा हो गया तो एसिडिक बन जाएगा, ये ज़्यादा हो गया तो बेसिक बन जाएगा, दोनों अगर सेम है तो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, जब आप प्योर वाटर को गर्म करते हैं तो होता क्या है, ठीक है, इसका pH कम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्योर वाटर इज हीटेड टू अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस, इस pH बिकम 6। ये कंफ्यूज कर सकता है कि 6 pH आ रहा है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक बन जाएगा, ऐसा नहीं है।
pH 7 आता है वाटर का, वो आता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो pH का वैल्यू कम होता है, और वाटर के जो नेचर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्योर वाटर है, वाटर में मैंने कुछ चीज़ मिलाई नहीं है, एसिडिक बेसिक मिलाया नहीं है। वाटर के अंदर प्योर वाटर है तो उसके अंदर हमें दोनों सेम रहेंगे, ऑलवेज सेम रहेंगे, इसीलिए वाटर न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, होता क्या है, जो pH स्केल है, जो उसका रेंज है, वो 0 से 14 होता है, किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो मिडिल पॉइंट है 7, वो होता है न्यूट्रल पॉइंट, राइट। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेंज कम होती है, एक्चुअली ये रेंज बन जाती है 0 से 12, कहाँ पे, 90 के आसपास। तो जो मिडिल पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 6, ये भी न्यूट्रल पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो जो कि वाटर में आपने कुछ ऐड नहीं किया है, वाटर को एसिडिक नहीं बनाया, वाटर वाटर ही है, इसलिए पीएच क्या रहेगा उसका, मतलब नेचर क्या रहेगा उसका, न्यूट्रल ही रहेगा, बिकॉज वो, ठीक है, प्योर वाटर है। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा यहाँ पे, ठीक है, ए नहीं होगा। 28. The equivalent weight of MnSO4 is half its molecular weight when it is converted to. क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट हाफ है मोलिकुलर वेट का। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ये होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन, एन इज वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट हाफ है, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अब चूंकि n का वैल्यू 2 है, तभी तो ये यहाँ पे हाफ हो जाएगा ना, बिकॉज 2 पुट करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। तो मुझे बस चेक ये करना है कि इसमें 2 किसके लिए आएगा, वैलेंसी फैक्टर। तो MnSO4 को मैं लिख रहा हूँ Mn2 प्लस, बिकॉज SO4 पे होता है -2, मैं इसको मैं आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब ये कन्वर्ट होगा Mn2O3 में, तब n निकालेंगे, कितना आएगा इसका। ठीक है, जब भी कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस से MnO4 माइनस में, तब n कितना आएगा वो चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ, बेटर होगा। देखिए Mn2 प्लस पहले ऑप्शन में कन्वर्ट हो रहा है Mn2O3 में, Mn2 प्लस दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है MnO4 माइनस में, Mn2 प्लस तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, और Mn2 प्लस लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है MnO4 2 माइनस में। सिंपल है, Mn का नंबर 1 1 है, तो यहाँ पे चेक। अब कभी भी ऐसा हो कि इसमें केवल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, बस कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो एन फैक्टर निकालना इजी होता है, बिकॉज नंबर में भी कोई चेंज नहीं आया है। Mn हमारे पास यहाँ पे 1 ही है, इधर हमारे पास Mn यहाँ पे 1 है, राइट, बस। तो और Mn का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, ऐसा होने से बस आप n निकालने के लिए डिफरेंस चेक कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में। यहाँ पे कितना है, +2 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा निकालने का ट्राई करते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो x मैंने कितने का माना है, 1 Mn का माना है, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2x। अभी हमने किया था ऐसा काम। O पे कितना होता है, -2, -23 कितना बन जाएगा, -6, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x मिलेगा मेरे को यहाँ से +3। तो यहाँ पे जो Mn है वो +3 में है, यहाँ पे Mn किस में था, +2 में था। तो जब +2 से +3 में जाएगा तो चेंज कितना आएगा, 1 का चेंज आएगा। यहाँ पे जो n मिलेगा आपको 1 मिलेगा, 2 नहीं चाहिए मेरे को, राइट, मुझे तो 2 चाहिए ना, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इधर आता है, इसको आप चेक कर लेना, x मान लेंगे, ये होता है -2 × 4, ये बन जाएगा -8, राइट, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहाँ हम 0 पुट नहीं करेंगे, MnO3, ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये न्यूट्रल था। देखो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने सम करके 0 पुट कर दिया, बट यहाँ पे चार्ज -1 है, इसलिए सब कुछ करने के बाद जो इक्वल आएगा वो -1 आएगा। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो उसको, x के वैल्यू निकल गया आपका +7, यहाँ पर +7, तो आपका था +2, ये बन गया +7, चेंज आएगा 5 का, इसलिए यहाँ पे जो n निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। यहाँ पे n 1 था, यहाँ पे n हमारे पास 5 है, मुझे कितना चाहिए, n2 चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं, ये +2 है, इसको मैंने x मान लिया, ओके पास -2 है, -2 × 2 -4 इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, बिकॉज न्यूट्रल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको x मिलेगा वो मिल जाएगा +4, आप देखोगे +2 से आपको मिला +4, चेंज आएगा 2 का, इसीलिए यहाँ पे जो n आएगा वो 2 बन जाएगा, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, चेक कर लेना इसको, ये मिल जाएगा +6, यहाँ पे 2 से +6 में गया है तो 4 का चेंज आएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास सी, MnO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है हमको यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। देखिए लुईस एसिड क्या होता है, ये वो स्पीसीज हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर का जो लुईस स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि O के पास तो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास एक होता ही है, ये हो गया। तो यहाँ तो हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट हो गया, इधर ये भी कंप्लीट हो गया, तो हाइड्रोजन का कंप्लीट हो रहा है।
ड्यूप्लेट। और इन केस ऑफ ऑक्सीजन बात करूं मैं तो ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसके पास भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑक्सीजन का चूंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और हाइड्रोजन को जरूरत होती नहीं है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है वो, तो यहाँ पे हर एक एटम सेटिस्फाई है। तो इसमें ना तो कमी है इलेक्ट्रॉन की, ना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा भी है बिकॉज अगर देखा जाए तो इधर इसको बोलते हैं लोन पेयर, राइट, लोन पेयर, बिकॉज ये बॉन्ड में काम नहीं आया है, इसने बॉन्डिंग नहीं की है, ये बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर है, ये लॉन पेयर है, खाली रखा हुआ है, तो ये दे सकता है दूसरे को, राइट। तो जब किसी एटम के पास लॉन पेयर होगा तो उसको बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है, वो दे सकता है लॉन पेयर्स को किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी कंपाउंड को जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो ले नहीं सकता। लुईस एसिड कौन होगा, जो लेता है, ठीक है, तो इसको तो जरूरत नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं NH3 पे। NH3 क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात की जाए नाइट्रोजन की तो 1 2 3, 2 ये रहे, एक यहाँ जोड़ दिया मैंने, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। आप देखोगे तो नाइट्रोजन का भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो नाइट्रोजन को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन ये दे सकता है बिकॉज इसके पास भी क्या है, एक लॉन पेयर है, ठीक है। बात करते हैं BF3 की। तो BF3, बी के आउटर मोस्ट में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, F के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। तो हर किसी F का तो पूरा हो जाएगा बिकॉज इसके पास 7 हैं, ठीक है। अलग से कर देता हूँ, BF3 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो BF3 में क्या होगा, बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखोगे कि फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है हर जगह से, 6 और 1 7 ही हो गया। तो फ्लोरीन ख़त्म, 8 कर लिया, 8 कर लिया, 8 कर लिया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर बात किया बोरॉन की, तो बोरॉन पे ध्यान देना, इसके पास केवल 6 ही रहेगा बस, इसका 8 नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। तो जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर सकता है अभी लोन पेयर, राइट, बिकॉज इसका करने से ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसको बेटर समझने के लिए हम काम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, वो आप सीखोगे क्लास 11 में, तो ज़रूरत नहीं है उस कॉन्सेप्ट की, इतना सफिशेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। वो यही है कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो थर्ड आपका ग्रुप है ना, जिसमें आपके पास बोरॉन एल्यूमिनियम ये सब आता है, उसके जो कंपाउंड बनते हैं जनरली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लुईस ये बनेगा एसिड। HF की बात की जाए तो HF में आप देख सकते हो, F के पास तो 7 होता है, H के पास 1 है, कंप्लीट हो गया इसका भी, इसको 2 चाहिए था, इसका बन गया। F के पास भी कितना हो गया, 8 हो गया, जबकि इसके पास तो 3 लोन पे आ चुका है। इसका मतलब ये तो लुईस बेस बन सकता है, ठीक है। लुईस एसिड नहीं है, एसिड है ये, ठीक है, बिकॉज HF को डालोगे पानी के अंदर H+ देगा ये लुईस एसिड नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग आर्सेनियस एसिड। तो लुईस एसिड और एसिड में डिफरेंस, राइट। तो एसिड वो होगा, ठीक है, जो H+ देता है, तो ये देता है H+, ये एसिड है, बट लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर लेता है, ये लोन पेयर लेता नहीं है, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा वो BF3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 is which of the following contains the same number of atoms as 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एक काम करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो होता है 27, और मोलर मास क्या बन जाएगा इसका, 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मुझे मोल निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलिकुलर नॉट मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो मास बाय मोलर मास, मास इज इन ग्राम, राइट, कितना 13.5 बाय 27, आपको मिलेगा यहाँ से 0.5 मोल, ये आएगा 0.5 मोल। तो 0.5 मोल एटम और किस में आ जाएंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले बात करें 20, पहला हमारा ऑप्शन है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के लिए कोई मोल निकालना है, अगर मैं लगता हूँ तो कितना आएगा, देखो 20 ऊपर, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40, ये भी कितना देगा मेरे को 0.5 दे देगा, ठीक है। तो कैल्शियम का सेम आ गया, तो जो आपका आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इन केस ऑफ मैग्नीशियम 10/24 बनेगा, जो कि हाफ नहीं आएगा, 0.5 नहीं आएगा। ये बनेगा 20 डिवाइड बाय 39, जो कि नहीं आएगा। 10/23, जो कि सेम नहीं आएगा, राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए, ठीक है।